नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने जो आपका इस टाइम चैप्टर चल रहा है उसका नाम है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। आपके सिलेबस के हिसाब से ये आपका टॉपिक नंबर 5 है। ये क्या है, ये जो आपका मतलब जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 दिया गया, इसमें आपके 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक को मिला के आपका एक लेसन बना दिया गया है इसमें, जिसमें कि हम गरीबी और दहेज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें इसका नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टॉपिक नंबर 3। क्या है? घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें है महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या है महिलाओं के खिलाफ। देखिए जो हिंसा होती है ना, वो इस चीज को भी दर्शाती है कि जो समाज है, समाज में प्रभुत्व किसका है? पुरुष जाति का है। ठीक है, महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व दिखाता है क्या? घरेलू हिंसा। आगे देखिए, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका जा सकता है। ये जो पैरा था, ये कहाँ का गया था? ये संयुक्त राष्ट्र घोषणा का महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, ये एक रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें ये जो उन्मूलन, ये मतलब ये क्या है? ये इसका नाम है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन। ये इस रिपोर्ट का नाम है और ये किसकी थी? ये संयुक्त राष्ट्र की थी। और ये कब हुआ था? ये महासभा संकल्प था दिसंबर 1993 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है घरेलू हिंसा एक खतरनाक अंतरंगता, शारीरिक हमला, यौन हमला तथा अन्य अपमानजनक व्यवहार है जो सत्ता के एक व्यवस्थित पैटर्न के हिस्से के रूप में और एक दूसरे के खिलाफ एक अंतरंग साथी द्वारा नियंत्रित है। इसमें शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और भावनात्मक शोषण शामिल है। देखिए घरेलू हिंसा से लोग सिर्फ क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट या जो शारीरिक हिंसा है इससे है, नहीं, बल्कि जो आपका घरेलू हिंसा है इसमें ये सभी चीजें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक है, किसी को टॉर्चर करना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी क्या है? घरेलू हिंसा होगा। किसी को इमोशनल टॉर्चर करना भी क्या है? घरेलू हिंसा होगा। किसी को सेक्सुअली हैरेस करना भी क्या होगा? घरेलू हिंसा होगा। आगे देखिए, आगे है जिमरमैन ने 1994 के अनुसार, ठीक है, सॉरी जिमरमैन ने 1994 में, ठीक है, कब? जिमरमैन ने 1994 में ये कहा था क्या? घरेलू हिंसा सामाजिक व्यवस्था के कई क्षेत्रों पर एक बोझ है और चुपचाप फिर भी नाटकीय रूप से एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है। ये किसने कहा है? ये आपका कहा है जिमरमैन ने। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि जो घरेलू हिंसा है ये एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है? ये कहा है जिमरमैन ने। आगे देखिए, आगे है कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, खोए श्रम और विकास में सामान्य प्रगति के संदर्भ में मरने वालों की दर राष्ट्रों को प्रभावित करती है। ये दर न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करती है, भविष्य में परिवार और समुदाय के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हमले के रूप में शुरू होती है। ठीक है, ये पूरा कथन ये जो किसका है? ये है आपके जिमरमैन का। आगे देखिए, आगे है घरेलू हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग भेदों तक पहुंचता है। देखिए जो घरेलू हिंसा है ना, ये किसी एक समाज की, किसी एक वर्ग की, किसी एक शहर की, किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है। ये एक समस्या वैश्विक स्तर पे है, चाहे भारत हो, चाहे कोई अन्य देश हो, एशिया का, चाहे यूरोप का, चाहे अमेरिका का। ठीक है, ये जो घरेलू हिंसा है ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, संसार के सब समाजों में दबे छुपे रूप में होता है ये। ठीक है, यह समस्या न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैली हुई है, बल्कि इसकी घटना भी व्यापक, हाँ आगे देखिए, व्यापक है, जिससे यह एक विशिष्ट और स्वीकृत व्यवहार है। घरेलू हिंसा व्यापक रूप से फैली हुई है, गहराई से प्रभावित है और महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसका निरंतर अस्तित्व नैतिक रूप से अनिश्चित है। महिलाएं, व्यक्तियों, स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज के लिए इसकी लागत बहुत अधिक है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की किसी अन्य बड़ी समस्या को इतनी व्यापक रूप से अनदेखा नहीं किया गया है और इसे बहुत कम समझा गया है। देखिए
सभी को पता है, ठीक है। घरेलू हिंसा के बारे में आपसे इसमें यह बताया जा रहा है कि पता सभी को है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, लोग उस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। समाज मतलब पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के हर समाज में घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या है, लोग इसको इतना छोटा मुद्दा समझते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो परिवार की बात है, ये तो घर की बात है। ये एक घर की बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये एक सामाजिक बुराई है, जिससे क्या है, लगातार जिससे महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के उनके मौके नहीं दिए जाते, उनकी प्रगति में बाधक बनती है घरेलू हिंसा, ठीक है। ये सिर्फ एक घर तक सीमित जो कृत्य है वो नहीं है। आगे देखिए, आगे है घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहता है कि कोई भी अधिनियम, आचरण, चूक या कमीशन जो हानि या चोट पहुंचाता है या नुकसान या चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसे कानून द्वारा घरेलू हिंसा माना जाएगा, ठीक है। ये किस अधिनियम के अनुसार? महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है। कोई भी आचरण यानी कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, चाहे वो बातों द्वारा हो, चाहे वो शारीरिक उसमें हो, चूक या कमीशन जो चोट या हानि पहुंचाएगा, चोट या हानि पहुंचाने की जो क्षमता रखेगा या वैसा विचार रखेगा, वो किस में आएगा? घरेलू हिंसा माना जाएगा, ठीक है। किसके अनुसार? महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार। आगे देखिए, आगे है भारत में घरेलू हिंसा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बीच का अंतर है, जैसे कि वैवाहिक जीवन के हिस्से के रूप में हिंसा की व्यापक स्वीकृति और पुरुष पात्रता, महिलाओं पर प्रभुत्व और नियंत्रण के साथ पुरुषत्व का समीकरण और व्यक्तिगत कारक जैसे कम आत्मसम्मान, महिलाओं के बीच संदेह और नकारात्मकता। देखिए क्या होता है, जब दो लोगों का विवाह होता है तो मतलब हमारी सोसाइटी की टेंडेंसी ऐसी है, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो पुरुष है वो महिला से क्या है, मतलब महिला से ज्यादा ताकतवर है, या जो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और ये मान लिया जाता है कि जो महिला है वो हमेशा किस में रहेगी? पुरुष के दबाव में रहेगी, या पुरुष का हमेशा उस पर जो वर्चस्व है वो रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? ये एक पुरुष समाज की या जो पितृसत्तात्मकता है, ये इसकी भी देन है। आगे देखिए, आगे है चूंकि यह न केवल व्यक्तिगत पुरुष है जो घरेलू हिंसा के कार्यों में शामिल है, बल्कि महिला परिजन जैसे सास भी है। यह शक्ति और नियंत्रण तथा शक्ति संबंधों के सामाजिक आर्थिक संदर्भ के निहित जनादेश के बजाय पुरुष हिंसा के लिए विश्वसनीयता प्रदान करता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सोसाइटी का कहती है अरे ठीक है कोई बात नहीं है, ये कपल के बीच का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है, जब एक लोग कर रहे हैं तो इससे दूसरे को बढ़ावा मिलता है। अगर जो पहला इंसान कर रहा था उसको ऐसे कठोर कानून होते कि जिससे वो करने के बाद उसको जिंदगी भर पछताना पड़ता या उसके ऊपर कठोर कार्यवाही होती, तो अगले इंसान की वो करने की हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखिए, आगे है राम आहूजा ने स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या आपसे पूछा जा सकता है किसने, ठीक है, स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों या हिंसा को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है? तो ये बांटा है राम आहूजा ने। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है आपका आपराधिक हिंसा यानी कि क्रिमिनल वायलेंस, दूसरा है आपका घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, और तीसरा है आपका सामाजिक हिंसा यानी कि सोशल वायलेंस। राम आहूजा ने स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों या हिंसा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें पहले है आपकी आपराधिक हिंसा यानी कि क्रिमिनल वायलेंस, दूसरी है आपकी घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, और तीसरी है आपकी सामाजिक हिंसा यानी कि सोशल वायलेंस। आगे देखिए, आगे है प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं, जैसे बलात्कार, अपहरण तथा हत्या। इस प्रकार अपराधों के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि ये जो आपका है, ये किसका है? ये है आपका अपराधी हिंसा का, ठीक है, आपराधिक हिंसा का, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको धारण करता है, जैसे उनका बलात्कार करना, अपहरण करना, हत्या कर देना, इस तरह की चीजें, ठीक है। जो दूसरा है आपका घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें ये देखिए द्वितीय श्रेणी में परिवारों में स्त्री के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज, हत्याएं, पत्नी को पीटना अथवा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है। किस श्रेणी के? घरेलू हिंसा के। किसके? घरेलू हिंसा के, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये है आपका सामाजिक हिंसा, ठीक है, यानी कि सोशल वायलेंस। सोशल वायलेंस में देखिए क्या क्या आएगा। देखिए तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की श्रेणी है। इसमें पत्नी अथवा बहू को भ्रूण हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, विधवा युवतियों को सती करने के लिए विवश करना, स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा ना देना, बहू को दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। देखिए समाज में जितनी कुरीतियां हैं, ठीक है, वो किस में शामिल होंगी, वो शामिल होंगी आपकी सामाजिक हिंसा में। आगे देखिए, आगे है घरेलू हिंसा की श्रेणियां, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है घरेलू हिंसा की श्रेणियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहला इसमें शारीरिक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा की जो पहली श्रेणी है वो कौन सी है, शारीरिक दुर्व्यवहार। इसमें देखिए क्या क्या आएगा। इसमें सीधे व्यक्ति पर हमला करना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना, मारना, काटना, जलाना, बाल खींचना, हथियार का उपयोग करना जैसे बेल्ट से मारना, पत्थर मारना, लाठी से मारना, भाला चलाना आदि शामिल है। यानी कि किसी को क्या करना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शारीरिक दुर्व्यवहार में आपका आएगा, उसको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आएगा यौन दुर्व्यवहार, ठीक है। जो आपका घरेलू हिंसा की श्रेणियां हैं, इसमें जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यौन दुर्व्यवहार। इसमें देखिए क्या आएगा, किसी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या अपनी इच्छा के विरुद्ध यौन क्रियाओं में भाग लेना या किसी वस्तु या शरीर के हिस्से का उपयोग बिना अनुमति या सहमति के योनि, मुंह या गुदा में प्रवेश, यौन अंगों को घायल करना, जानबूझकर सेक्स के दौरान किसी को चोट पहुंचाना, किसी के लिए असुरक्षित यौन संबंध, गर्भावस्था या यौन संचारित रोगों के से सुरक्षा के बिना किसी को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या अपनी इच्छा के विरुद्ध नग्न रहना, पोर्नोग्राफी के लिए मुद्रा बनाना या अपनी इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर होना, निरीक्षण करना या यौन गतिविधियों, दृश्य रतिकता या प्रदर्शनीवाद में भाग लेना, यौन अपमानजनक टिप्पणियां करना, नाम और किसी भी अन्य प्रकार यौन उत्पीड़न करना। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी किस में आएंगी, ये आएंगी आपकी पॉइंट नंबर 2 यौन दुर्व्यवहार में। आगे देखिए, आगे जो आपका थर्ड पॉइंट है ये है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। जो घरेलू हिंसा की श्रेणियां हैं इसमें जो आपका थर्ड पॉइंट है ये क्या है, ये है मौखिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें है मौखिक दुरुपयोग में अपमानित करने, नीचा दिखाने, धमकी देने। मतलब इसमें क्या है, इसमें जैसे किसी को बातें सुनाना, उसको ताने देना, टॉर्चर करना, धमकी देना, ठीक है, इस तरह की चीजें शामिल है। देखिए मौखिक दुरुपयोग में अपमानित करने, नीचा दिखाने, धमकी देने, धमकाने या डराने धमकाने का इरादा शामिल है। और इसमें किसी व्यक्ति के होने या उनकी सामाजिक भूमिका के किसी विशेष हिस्से को लगातार उजागर करने के लिए अपमानजनक भाषा या लगातार पुट डाउन का उपयोग शामिल है। आगे देखिए, आगे है परिणाम स्वरूप व्यक्ति इस दुरुपयोग को अपनी पहचान पर हमले के रूप में अनुभव कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। परिणाम स्वरूप मौखिक भावनात्मक शोषण से निकटता से संबंधित है। भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार एक व्यक्ति को महसूस करा सकता है कि वे परिवार या एक रिश्ते में समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लगातार जो व्यक्ति है उस पर इतना मेंटल प्रेशर बना दिया जाता है, चाहे उसको डरा धमकाकर, चाहे उसको धमकी देकर, चाहे उसकी बेइज्जती करके, उसका अपमान करके, उसको नीचा दिखा के, ठीक है, कि क्या होता है धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो समाज से कटने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, वो हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगता है और उसकी जो स्वयं की क्षमताएं होती हैं, उसके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, ठीक है। और वो जो अपने जीवन में प्रगति कर सकता था वो सारी चीजें उसके अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं और वो अपने जीवन में कोई भी भूमिका अच्छी तरह से निभाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। आगे देखिए, आगे है आध्यात्मिक या सांस्कृतिक दुरुपयोग, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 है किसका, घरेलू हिंसा की श्रेणियों का ये 4th पॉइंट है। इसमें देखिए क्या है, इसमें है यह तब होता है जब किसी साथी या परिवार के सदस्य को उनके मानवीय, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक अधिकारों और जरूरतों को अस्वीकार करने के लिए शक्ति और नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें धर्म या संस्कृति का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है ताकि व्यवहार को सही ठहराने के लिए विशेष रूप से दुर्व्यवहार
किया जा सके। आपने ऐसी बहुत सारी रीति रिवाज परंपराएं किसी भी धर्म में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, हर धर्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसी बुराइयां जरूर देखी होंगी जो क्या मतलब कुछ ना ऐसी प्रथाएं जरूर देखी होंगी जो क्या हो, स्त्री विरोधी हो, जिनके माध्यम से क्या है, स्त्रियों को दबाया जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, और उसको नाम किसका दे दिया जाता है, उसको पूजा पाठ या इन चीजों का नाम दे दिया जाता है। तो ये किस में आएगा, ये आध्यात्मिक या सांस्कृतिक दुरुपयोग में आएगा। आगे देखिए, आगे है सामाजिक दुर्व्यवहार। सामाजिक दुर्व्यवहार में देखिए क्या शामिल है, सामाजिक दुर्व्यवहार और अलगाव का उपयोग आमतौर पर अपराधियों द्वारा पीड़ितों के सहायक मित्रों, परिवार और सामुदायिक एजेंसियों से अलग करने के लिए किया जाता है। यह ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। ठीक है, कौन सा, ये है आपका सामाजिक दुर्व्यवहार। ठीक है, विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां रास्ते परिवहन की सीमित पहुंच है, यहाँ आग्नेयास्त्र यानी कि फायर आर्म अधिक आम है, पड़ोसियों और सहायता सेवाओं से अलगाव बढ़ा है और समुदाय छोटे हैं। यह दुरुपयोग सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों की महिलाओं के लिए भी अधिक प्रचलित हो सकता है। 6 पॉइंट देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक या वित्तीय दुरुपयोग। घरेलू हिंसा की श्रेणियों में जो आपका 6वां पॉइंट है वो क्या है, यह है आर्थिक या वित्तीय दुरुपयोग। देखिए, जो आपका आर्थिक और वित्तीय दुरुपयोग है ना, इसमें भी 3 चीजें आएंगी, इसमें 5 चीजें आएंगी। कौन कौन सी, इसके अंतर्गत आपका 5 चीजों में बटेगा ये, इसके अंदर 5 आपकी सब हेडिंग है। कौन कौन सी, 4 और 5, कितनी, पहली आपकी आएगी इसमें दहेज हत्याएं, ठीक है, दूसरी आएगी इसमें भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, तीसरा इसमें आएगा पत्नी को पीटना, चौथा आएगा विधवाओं पर अत्याचार, और 6वां आएगा स्त्री हत्या या भ्रूण हत्या। ठीक है, तो जो आपका आर्थिक एवं वित्तीय दुरुपयोग है इसके अंतर्गत आपके 5 पॉइंट है। कौन कौन से, दहेज हत्याएं, भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, विधवाओं पर अत्याचार या स्त्री हत्या या भ्रूण हत्या। देखिए, इसमें है एक रिश्ते या परिवार में वित्त के असमान नियंत्रण और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना भी शामिल है। देखिए क्या होता है, कभी कभी परिवार में क्या होता है, जो पूरी सत्ता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या निर्णय लेने की जो हो है, वो पुरुषों के पास होती है। महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको संपत्ति से, पैसे रुपए या आर्थिक जो लेन देन होता है इससे पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। उनको सिर्फ घर में एक किसकी तरह कि बस क्या करना है, जो घर की देख रेख है वो करनी, इस तरह से सजावटी सामान की तरह रख दिया जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी लोगों को क्या करना है, उनके अधिकारों से वंचित करना है। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके अंतर्गत। देखिए, घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को प्रमुखतः सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, दहेज हत्याएं। देखिए, भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है, इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है और दहेज का समाज के प्रत्येक समुदाय में भी प्रसार होता जा रहा है। कहीं कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर कर देती है कि स्त्री के माता पिता उसे पति के घर वापस भेज दें, और कहीं कहीं सामाजिक निंदा उन्हें मजबूर करती है कि बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते हैं। परिणामतः अभागी स्त्री की मृत्यु का वरण अभागी स्त्री की मृत्यु का वरण करती है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कंडीशंस, मतलब नहीं दे पा रहे वो लोग दहेज, लेकिन जो वर पक्ष है उसकी तरफ से मजबूर किया जाता है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एट लास्ट क्या हो जाता है, इतनी उसको पीड़ा सहनी पड़ती है स्त्री को कि एट लास्ट उसकी मृत्यु तक हो जाती है। क्या कर दी जाती है, दहेज हत्याएं कर दी जाती हैं। दहेज के लिए स्त्री है जो लड़की है उसकी हत्या तक कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार। इसमें देखिए, न्यायमूर्ति डीपी वेणुगोपाल ने, किसने, न्यायमूर्ति डीपी वेणुगोपाल ने भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बताया है। ठीक है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें क्या आपके एक न्यायमूर्ति यानी कि आपके एक चीफ जस्टिस का नाम शामिल है। तो
आपसे पूछा जाएगा कि भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का एक प्रमुख प्रकार किसने बताया है, तो ये बताया आपका न्यायमूर्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा देने हेतु विवश करता है तथा अन्य किसी पुरुष के साथ उसके यौन संबंध के संदेह में उसकी अवमानना करता है, तो इसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहा जाएगा। ये चीजें किसमें आएंगी, ये चीजें आएंगी आपकी भावनात्मक दुर्व्यवहार में। आगे देखिए, आगे है, लैंगिक दुर्व्यवहार में अभिप्राय पत्नी के साथ यौन संबंधी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करना है। यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में है और वह उस समय नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल का कहना है कि बिना प्यार के यौन संबंध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, किसके अनुसार कि बिना प्यार के यौन संबंध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है, किसने कहा है, ये कहा है न्यायमूर्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। आगे देखिए, आगे है इसी में इसका जो थर्ड पॉइंट है। ठीक है, किसमें थर्ड पॉइंट है, ये आर्थिक या वित्तीय दुरुपयोग में जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये है पत्नी को पीटना। ठीक है, विवाह के संदर्भ में स्त्रियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जिससे उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है, वही उसे पीटना शुरू कर देता है। यह पति पर पत्नी के विश्वास को पूर्णतया भंग कर देता है। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए, हमें लगता है ना कि हमारा समाज क्या हो रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े हमारे कुछ और बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे है, कई बार ऐसी घटनाएं पति नशे में ही अधिकतर करते हैं, परंतु अन्यथा भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आगे देखिए, आगे फोर्थ पॉइंट है इसमें, विधवाओं पर अत्याचार। ठीक है, विधवाओं पर अत्याचार में क्या है, स्त्री के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। हिंदुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन की आशा की जाती थी, इस पर भी उसे अनिष्टकारी माना जाता था और घर की बड़ी बूढ़ियां उसे डायन कहती थी। किसको, वो स्त्री जिसका पति क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, जो अपने सुहाग को खा गई, उससे आशा की जाती थी कि वह यौन संबंधी सभी बातों से विमुख रहेगी, जबकि परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और समाज में फिरते असामाजिक तत्व उसकी देह लूटने की चेष्टा करते हैं। देखिए, ये लाइन, ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, घर की बड़ी बूढ़ी उसे डायन कहती थी। एक आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, क्या, कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ठीक है, क्या होता है, अगर समाज में सिर्फ और जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का सपोर्ट करने लगे, ठीक है, तो क्या हो, जो हमारा समाज है उसकी जो प्रगति की दर है वो एक डिफरेंट लेवल पर होगी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी प्रथा में, किसी भी चीज़ों में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, चाहे किसी को आगे बढ़ने देने की हो या किसी प्रकार की भी हो, जो पुराने ख्यालों के लोग हैं वो आगे बढ़ने में, जो पुराने ख्यालों की लेडीज हैं वो समाज को आगे बढ़ने में क्या करती हैं, बहुत भयानक रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको शायद अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसको एक ब्रॉड स्तर पर देखेंगे, कभी आप इस पर बैठकर विचार करेंगे, तो ये चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी। आगे देखिए, आगे है लास्ट पॉइंट है इसका, स्त्री हत्या तथा भ्रूण हत्या। इसमें क्या है, स्त्री हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के गर्भ में है या जन्म लेने के बाद स्त्री शिशु हत्या के रूप में है, चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मरने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी घटनाएं भी सम्मिलित हैं जिसमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। यह सामाजिक एवं घरेलू दोनों प्रकार की हिंसा मानी जाती। देखिए, जो आपकी भ्रूण हत्या क्या होता है कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और किसी भी तरीके द्वारा ये पता कर लिया जाए कि जो वो बच्चा है वो क्या है, वो बालिका है। ठीक है, वो क्या है, उसका जो लिंग है वो लड़की है, फीमेल है वो, तो उसकी भ्रूण में ही हत्या कर देना, ये भी किस में आएगा, ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणियों में आएगा। हालांकि ये सामाजिक और घरेलू दोनों ही हिंसा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन पैदा कर दी जाती है, किसी को इतना टॉर्चर, इस लेवल तक टॉर्चर कर दिया जाता है
कि उसको उसका मर्डर तो नहीं किया जाता, लेकिन उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना या उसको इस हद तक मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या कर ले, ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम घरेलू हिंसा के कारण देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। उम्मीद तो थी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, लेकिन देखिए आयोग की गति, अभी जो आपका यूपी मुहर्रिर का एग्जाम होना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आगे क्या होता है देखते जाइए। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि जितना ज़्यादा एग्जाम आगे बढ़ रहा है आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का उतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।